का कहना, आपकी समस्या क्या है कि आपके यहाँ ईडी की कार्रवाई हो रही है इसलिए आप तिरंगा यात्रा में नहीं जा सकते, राहुल गांधी और सोनिया जी से पूछताछ हो रही है इसलिए आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर में तिरंगा सिर्फ नहीं लगा सकते, क्यों? सबसे पहली बात तो अगर ये अमृतकाल है, हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद अमृतकाल महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये अमृतकाल तक पहुंचने के लिए कितने लोगों ने विष पिया था अमीश जी? गांधी जी उनमें से एक थे, वही गांधी जी जिनके लिए इनकी सांसद, अब तो ये भी संसद में है और खुद सांसद है, तो इन्हीं की कलीग कहूंगी मैं, चाहे राज्यसभा और लोकसभा का अंतर है, लेकिन वही महिला है जो गांधी जी के लिए ही अपशब्द बोलती है, वही महिला है जो इस देश के माटी के पुत्र जिन्होंने अपनी जान नौशावर कर दी 9/11 के समय पे, क्या बोला था उसके लिए? क्या बोला था? बोला था कि मेरा क्या कहा था उन्होंने कि मैंने श्राप, हाँ जी, श्राप लगा है हेमंत करकरे जी को, अमर शहीद हेमंत करकरे। क्या इस तरीके से भारत का अमृतकाल, स्वतंत्रता दिवस का अमृतकाल मनाया जा रहा है? अरे गांधी जी से आपको इतनी घृणा है, चलिए वो तो देश की आजादी में लड़ाई लड़ रहे थे और आप वहां पे बैठ के माफीनामे लिख रहे थे, घृणा समझ आती है, लेकिन हेमंत करकरे जी से क्या इतनी दुश्मनी थी? ये कैसा अमृतकाल है जहां पे इनकी सांसद वो महिला है और आज तक सिर्फ मोदी जी उनको माफ नहीं कर पाए हैं, आज तक अपनी पार्टी से निलंबित नहीं किया है। दूसरी बात, तो क्या एक सांसद की गलती के कारण, क्योंकि उस सांसद ने गलती करी, क्या उस सांसद की गलती के कारण देश को अमृतकाल नहीं मनाना चाहिए? कांग्रेस इस विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। सोनिया गांधी माफी मांगो। एक आदमी ने जो अपशब्द गलती से बोल दिया था क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं थे, किसने ये सारा हंगामा किया था? सोचा था कि वहीं पे सास भी कभी बहुती की फिर से शूटिंग हो रही है, कैमरा देखते स्मृति जी बोलने लगी सोनिया गांधी माफी मांगो। क्यों? क्या उस इंसान की गलती, जो गलती मैंने स्मृति का इंटरव्यू किया, वाले वही स्मृति ईरानी, काश जो पाठ आज आपके चैनल में जो आप वही मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला सोनिया गांधी गुस्से में तमतमा गई और मुझे बोला डोंट टॉक टू मी। वही स्मृति ईरानी जो झूठ बोल रही है आपको। देखिए स्मृति ईरानी के साथ कांग्रेस पार्टी का अलग तरीके का लगाव है, मैं समझ सकता हूं। कांग्रेसियों के भी इंटरव्यू करते और वो सांसद साहिबा आपको बताती किस तरीके से इनके पुरुष सांसदों ने सोनिया जी को घेर लिया था। नहीं बात करना चाहती वो, लेकिन आपने ईडी पर जवाब नहीं दिया। लेकिन देखिए सुधांशु जी, एक शिकायत कांग्रेस पार्टी की जो आपसे है, मैं आपको शिकायत बताता हूं बतौर पत्रकार। उनकी शिकायत यह है कि आप बाइक रैली में बुलाते हैं, सुबह शाम को आप ईडी का छापा डलवा देते हैं। सुबह आप कहते हैं कि आइए महंगाई की बहस में पार्टिसिपेट करिए, फिर आप कहते हैं कि ईडी आपके घर जाएगी, फिर आप पुलिस लगवा देते हैं। अब ये प्रदर्शन ना करें, सड़क पर ना लेटे तो क्या करें बताइए? हाँ बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए पहला तो राधिका जी ने गांधी जी पर इतना भारी प्रवचन दिया, मगर राहुल गांधी ने जो डीपी लगाई उसमें गांधी थे कि नेहरू थे? बस गांधी का नाम है और दिल में दिखाना नेहरू का काम है, ये इनकी हकीकत है। ये दिख गया कि परिवार ही दिखेगा, गांधी तो सिर्फ नाम के लिए। मेरे सवाल का जवाब आप, दूसरी सुबह बाइक रैली, शाम को ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर। एक मिनट, इन्होंने कहा कि सोनिया जी के लिए कहा गया कि वो माफी मांगे, गैर हिंदी भाषी थे इसलिए उनसे गलती हो गई। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टियों के वालों को कहना चाहिए, सोनिया जी को कहना चाहिए था अधीर रंजन चौधरी से, मैं तो इटली भाषी थी, मैंने तो 30 साल तक कभी हिंदी नहीं पढ़ी थी, मैंने सीखकर ऐसी गलती नहीं की कि पति को पत्नी बोल दिया हो। तुम कैसे कह सकते हो दिल्ली में इतने साल रहने के बाद बंगाली भाषी होके कि मैं गैर हिंदी भाषी था? इसे कहते हैं बचकाना और वाहियात बचाव का करने का तर्क। अब आइए ईडी के ऊपर, यहां मैं कहना चाहता हूं ये नेशनल हेराल्ड का केस कब शुरू हुआ? हमारे जमाने में शुरू हुआ क्या? अक्टूबर 2013। किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। कहां से शुरू हुआ? किसी सरकारी एजेंसी ने शुरू किया? न दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दाखिल हुई और उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, इसलिए शुरू हुआ। जो इनको बेल लेनी पड़ी वर्तमान अध्यक्ष सोनिया जी को, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी को, किसके कहने पे? दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे। अब बताइए साहब, शुरू हुआ आपके जमाने में, कोर्ट से कहने पे आपको बेल लेना पड़ रहा है, और बुलाया आपके जमाने में, पर ईडी ने बुलाया आपके जमाने में। अच्छा ये बताइए, कोर्ट के निर्देश पर ही तो ईडी काम कर रहा है ना। और यहां पर एक और मामले में बड़ा बेहतरीन मामला है भारत के इतिहास का, जिस संस्था के पास 3000 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो वो 90 करोड़ रुपए के कर्जे में बिक गई, डूब गई 90 करोड़ के कर्जे में, जिसके पास 3000 करोड़ की संपत्ति थी। ये किसके गले के नीचे उतरता है समझा जा सकता है। ईडी का जो मामला है, नेशनल हेराल्ड का जो मामला है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है।
तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल विश बीजेपी क्रिएट कर रही है, लेकिन ये सब कुछ तो कोर्ट निर्धारित हुआ। कोर्ट ने जब आपको प्रोटेक्शन नहीं दी, आपको बेल लेना पड़ा, जांच में रोक नहीं लगाई। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लीगली इसको फाइट करिए? दो चीजों का जवाब दूंगी, लेकिन आप इसको पॉलिटिकली फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो एक बचकाना और वाहियात तरीका जो यहाँ पे देखने को मिला इस चीज से बचने के लिए कि गांधी जी का अपमान क्यों हुआ, हेमंत करकरे का अपमान क्यों हुआ। अगर हमने नेहरू जी जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, इनके भी पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, जैसे मोदी जी आज मेरे प्रधानमंत्री है और मैं कहती हूँ हैं क्योंकि इस देश की जनता ने उनको चुना है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है। वही नेहरू जी इन्हीं के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। आज जो यहाँ पे कैमरा है वो हमारी वजह से, क्योंकि अटल जी तो झोटा बुग्गी लेकर गए थे पार्लियामेंट में और कहा था ना कैमरा आएंगे ना कंप्यूटर आएगा ना मोबाइल फोन आएगा। आज अगर ये डिबेट और ये व्हाट्सएप जो इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिससे ये मालविया साहब के फेक वीडियोस भेजते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारी वजह से कांग्रेस ने दिया है। 1 मिनट, नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे? बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो भी जवाब दे दूंगी। नहीं, पहले जवाब तारीख बताइए, जवाब नहीं, हमें तारीख बताइए। अगर मैं ये बता दूंगी नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे, आप ये बताएंगे हेमंत करकरे को अपमानित करने वाले, ठीक है, पहले उसका भी जवाब देता हूं। क्यों पहले ये बताइए आज भी क्यों इनके सांसद बनी? मैं जवाब देता हूं, सुनिए। नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो बने थे सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलवाकर क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर यूनियन जैक झंडे के नीचे आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। गजब। और नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था। कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी पटेल जी के, गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने थे। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था? ना। क्या पार्टी ने चुना था? ना। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बनी थी। राजीव गांधी जी को किसने चुना था? देश ने चुना था? ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद उपजी हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। और नरसिम्हा राव जी कैसे बने पता है। और फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। देश की जनता को सबको पता है, इसलिए आज तक इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी। जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता बन के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के नेता नहीं। ठीक आई टेक ऑब्जेक्शन। आपने जब इस शुरुआत करी प्रोग्राम की, आपने क्या कहा था? आप देश के स्वतंत्रता के बारे में बहुत अच्छी चीजें बोल रहे थे और आपने जय हिंद से अपना प्रोग्राम की शुरुआत करी। और ये यहाँ बैठे जय हिंद जो हम बोल रहे थे, इस देश के एक एक वोटर की आज उन्होंने इतनी बुरी बेइज्जती करी है आपके चैनल पे, और ये कह के कि क्यों चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि चुना हुआ तो सिर्फ मोदी जी को है और अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इससे पहले आज तक इस देश के कोई भी प्रधानमंत्री रहे, वो इस देश की जनता ने नहीं चुना है। तो आपने स्वयं देश की जनता को ही चांटा मार दिया। कितनी बेइज्जती करोगे देश की जनता की? कैसे बने थे? पहली बार अटल जी आपके बीच में सुन के आए। पटेल जी की इन्होंने चर्चा करी, ये भी बताते कि पटेल जी ने इन्हीं के आरएसएस, इनके संगठन को बैन किया, वही संगठन जिसने 52 ईयर्स ना राष्ट्रीय ध्वज को अपने वहां पे होइस्ट किया, और आज भी आरएसएस के ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, और ना ही मोहन भागवत जी ने डीपी नहीं बदली है। उनको इतनी तकलीफ क्यों है देश के तिरंगे से? अच्छा, मैं एक सवाल को मैं ओपन करता हूं। अब मैं राजकुमार भाटी के पास जाता हूं और संगीत प्रोफेसर रागी के पास जाता हूं। राजकुमार भाटी, आप देख रहे हैं इस अमृतकाल में सियासी विषय इस तरह का है कि अगर ईडी कार्रवाई करती है और अगर वो कार्रवाई गलत है तो कोर्ट उसको रोकेगा, अगर तिरंगा बाइक रैली होती है तो उसको लेकर भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। क्यों? क्या भरोसा खत्म हो गया नेताओं का आपस में? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स तो इस पे कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस देश की तिरंगा हमेशा शान रहा है, जन जन की शान रहा है। मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, झोपड़ियों पर भी तिरंगे लगाए जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को।
छोटे छोटे मोहल्लों में, झुग्गियों पर, सब जगह गरीब लोग दुकानों पे लगाते हैं, अपनी दुकानों के सामने रोलियां बनाई जाती हैं 3-3 रंग की, सब सम्मान करते हैं तिरंगे के लिए, और इस तिरंगे के लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है। लेकिन ये जो सवाल करते हैं कि कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है, कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, ये अब बीजेपी कर रही है, हर किसी से कर रही है कि हम तो तिरंगा उठा रहे, तुम तिरंगा नहीं उठा रहे। अरे हम और हमारे बाप दादा तो तिरंगा जब उठाते थे, जब तिरंगा उठाने पे कोड़े बरसाए जाते थे, जब तिरंगा उठाने पे गोलियां मार दी जाती थी, जब तिरंगा उठाने पे जेल में डाल दिया जाता था, और उस समय आप तिरंगे के विरोध में थे। आप कह रहे हैं कि ये तिरंगा नहीं फहराते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी गलती सुधारी। एक सेकंड, गलती सुधारी है, एक सेकंड मुझे पहले बोलने दीजिए। गलती पाप अपना, आप लोग जो कह रहे हैं आपके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपनी गलती, पाप सब कुछ सुधारा है, ये अब तिरंगा फहराने लगे हैं। लेकिन अगर ये तिरंगा फहराने लगे हैं तो आपको तिरंगा बाइक रैली में जाने से किसने रोका था? कितने सांसद गए थे? किसकी बाइक रैली थी? सांसदों की बाइक रैली में जाएंगे, सब सांसदों की बाइक रैली है। इन्होंने कहा है कि 3 दिन तिरंगा फहराएंगे, हमारी पार्टी 6 दिन फहरा रही है, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। आपका सांसद कह रहा है संविधान में जरूरी थोड़ी है तिरंगा फहराना, का हर कार्यकर्ता अपने घर पर तिरंगा फहराएगा। प्रोफेसर रागी, तक ये पार्टी का आदेश है। प्रोफेसर रागी, अमृत काल में ये विश्व वाली पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस तो सड़क पर है, कह रही है कि हमारे नेताओं को अगर ईडी बुलाएगी तो हम जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, जैसे हम लगातार कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट पूरे में बोल लेने दीजिए आप। ये मूलतः कांग्रेस इटालियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल मत कहिए इसे। एक इटली की नेशनल थी जो भारत की नेशनल जो भारत के जो सिटीजनशिप है बहुत बाद में ली, और वो आकर के इस देश का नेतृत्व करना शुरू कर दी कांग्रेस पार्टी का। तो उनके मन में न इस देश की संस्कृति के प्रति कभी भाव रहा, न इस देश की सभ्यता के प्रति कोई ऐसा भाव रहा। वो शुरू से ही इस सत्ता के ये जो लाशा होता है ना, उससे हमेशा चिपकने की कोशिश करती रही। बार बार ये कहा जाता है कि आप आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया, शायद इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्यों नहीं फहराया वैसे? सुन लीजिए मेरी बात, सुन ले, दोनों बातों का मैं बात बहुत गंभीरता से आज जवाब दूंगा। देखिए, आरएसएस शुरू से ये मानता रहा था कि इस देश का जो राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए वो भगवा होना चाहिए। भगवा इसलिए कि भगवा, प्लीज देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये बदतमीजी मत कीजिए, नहीं बदतमीजी मत कीजिए। आप चेंज हो गया, सुन लीजिए मेरी बात, हम सबका जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, बीच में आप मत बोलिए, सुन लीजिए। इसलिए इस देश के नौजुवक हैं सारे लोग, भगवा हमारी देश की सनातन संस्कृति का प्रतीक रहा है, चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे भगवान राम का ध्वज हो, चाहे वो अर्जुन का ध्वज हो, हनुमान जी का ध्वज हो, ये हमारा प्रतीक रहा है। उसके प्रति एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत हमारी रही है। और मैं एक और बात बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर भी इसके बारे में चाहते थे, लेकिन उन्होंने हम कहा था कि मैं जाऊंगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर आना, तुम लोग इसके लिए प्रदर्शन करना, लेकिन हमको पता है ये नेहरू होने नहीं देगा। ये मुझे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक बात मुझे बताइए, वो लोग भगवा ध्वज के बारे में वो लोग आज कहते हैं, आपको पता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजादी के अमृत काल में अगर ये बात करेंगे प्रोफेसर रागी, आई एम सॉरी टू से, तो ये सही मायने इसके नहीं निकाले जाएंगे। फिर तो ओवैसी सही कह रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात, फिर तो कांग्रेस सही कह रही है। नहीं, सुनिए, मैंने आपको उसकी एक इतिहास का पहलू बताया। दूसरा पक्ष ये है, भारत को तोड़ने के हस्ताक्षर संघ परिवार ने नहीं किया था, नेहरू के हस्ताक्षर हैं। इस भारत मां को टुकड़े करने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नेहरू का हस्ताक्षर है, समझे? दूसरी एक और बात जोड़ देता हूं, एक और बात जोड़ देना चाहता हूं। इनको शायद जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे और उससे पहले कर ही नहीं सकते थे, इनको जानकारी नहीं है। तिरंगे पे मैं बात बताना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत में तिरंगे के साथ क्या हुआ। याद करिए, हमारी मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी, कर्नाटक में हुबली में जाके तिरंगा फहरा दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की पुलिस ने भेज दिया। याद करिए, इस देश में 10 साल ऐसे रहे हैं, 1988 से 1998, जब श्रीनगर में लाल चौक पर गवर्नर झंडा नहीं फहरा पाता था, तब इन लोगों को शर्म नहीं आई। और जब हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी गए, जिस यात्रा के संयोजक युवा नेता के रूप में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया कि झंडा फहराने कैसे जा रहे हो श्रीनगर पे। और तो और अभी 2011-12 में
जब हमारी युवा मोर्चा ने यात्रा निकाली थी, अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार जी और अनुराग ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया कि झंडा फहराने नहीं जा सकते। आज आके झंडे पे झंडारोहण कर रहे हैं, वही मानसिकता। लेकिन ये इनका ये कह रहे हैं हमारे झंडे में पंडित नेहरू रहेंगे। ये कह रहे हैं हमारे झंडे, हमारे तिरंगे झंडे के साथ पंडित नेहरू रहेंगे। 10 सेकंड में इसका जवाब। इनके लिए तो सब कुछ पंडित नेहरू ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक और भी हम फैक्ट है। नहीं, पर पंडित नेहरू के बिना आप तिरंगा नहीं फहरा सकते। नहीं, क्यों पंडित नेहरू जी की फोटो के साथ तिरंगा लहराने में तकलीफ है? नहीं, मैं पूछा हूं तिरंगा क्यों नहीं? जी को तो तिरंगे से ही तकलीफ है। अभी इन्होंने एक बात कही, सावरकर जी के प्रति इनके मन में बहुत आक्रोश था और नेहरू जी के प्रति अगाध निष्ठा। मैं सिर्फ 2 बात बताना चाहता हूं। सावरकर जी को जब 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, काला पानी सजा हुई 1910, जाके चेक कर लीजिएगा। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। दूसरा, उसके बावजूद सावरकर काला पानी में जाने लायक थे और नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन के परिवार के साथ अत्यंत मधुर संबंध के साथ दोस्ताना रहते थे और स्वतंत्रता का संग्राम वो लड़ रहे थे जिनकी दोस्ती थी, और स्वतंत्रता का संग्राम वो नहीं लड़ रहे थे जो काला पानी में। एक मुझे बताइए, मैं अब एक कहता हूं कि इस आजादी के अमृत काल में ऐसा लगा, बीते हफ्ते, ये जो हफ्ता जा रहा है, इसमें ऐसा लगा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस आ गई, कांग्रेस दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पता लगा कि कांग्रेस अध्यक्षा की, राहुल जी की सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन आपके यहां शोर मच गया कि कुछ और ही होने वाला है। ऐसा क्यों? सोनिया जी के घर को एक छावनी में बदल दिया। क्या सोनिया जी और राहुल जी को अपने कार्यकर्ता से डर है? हो सकता है इनको अपने कार्यकर्ता से डर होता हो, क्योंकि जो वादे किए थे, झोला लेके मोदी जी आए थे, आज तक 2 करोड़ नौकरी युवाओं को नहीं मिली। तो मैं बाकी लोगों का भी रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये क्या पुलिस क्यों भेजी जा रही है? इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे परिवार को सिक्योरिटी जानते कौन सी है? Z+ विद ASL, जो आपने उनकी हटा दी थी। नहीं, एसपीजी हटी थी। एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है, उसके बाद सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है Z+ नहीं, Z+ विद ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। यानी आप जहां जाएंगे पहले वहां टीम पहुंच के उसको सैनिटाइज करेगी,